अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हफ्जुल अयूबी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने 9 जून को वफाकी बजट 2023 और 24 की स्पीच करके अवाम को खूब इंजॉय करवाया और खूब दाद वसूल की। लेकिन जब बजट पास हुआ तो रातों रात 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाकर और नए टैक्स लगाने के साथ साथ जो टैक्स रिबेट थी या टैक्स रिलीफ था, टैक्स एग्जम्पशन थी, वो अरबों की थी जो वो ख़त्म कर दी गई। आवाम हक्का बक्का रह गए, टैक्स पेयर भी सोचते रह गए हमारे साथ हुआ क्या है। बहुत से सेक्टर जो सोच रहे थे इस दफ़ा वो बूम करेंगे, फ़रोग पाएंगे, लेकिन वो भी सोच में पड़ गए। हमने कई सेक्टर पे बात की थी। आज हमारा ख़ास जो मौजू है वो है कारों पर जो सुपर टैक्स लगाया गया है, उसकी वजह से जो कार इंडस्ट्री है या कार डीलर है वो अब क्या करेंगे। दूसरा पीओएस पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम था जिस पर एफबीआर खुद कहता था वो 10,000 अरब रुपए इकट्ठे कर सकता है। अगर टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा मुफीद था। अगर 10,000 अरब रुपए उस सिस्टम के तहत इकट्ठे हो सकते थे तो टैक्स टारगेट पूरे हो सकते थे। तो उसमें उसके दायरा कार में और दायरा इख्तियार में क्या तब्दीलियाँ, क्यों तब्दीलियाँ करनी पड़ी, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और जो नए टैक्स अमेंडमेंट्स आई हैं वो आने वाले दिनों में टैक्स पेयर के लिए कितनी मुफीदमंद साबित होंगी या कितनी मुश्किलात पैदा करेंगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शोएब खान साहब, आप आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन एंड इम्पोर्टर पंजाब के चेयरमैन हैं। उनके साथ मौजूद हैं यासर अकरम कुरैशी साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार के। और लाइन पर नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे तारक महमूद मियो साहब, आप सबक चेयरमैन हैं रिफंड कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शोएब साहब आपसे करना चाहूँगा। कारों पर जो एकदम सुपर टैक्स का जब एक नारा लगाया गया, नारा नहीं लग गया, उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्री है वो अब कहाँ खड़ी है और जो कार डीलरों के साथ साथ जो बायर है वो क्या सोच रहा है इस वक्त कि जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। पहले जो कोरोना के दौर में क्रिटिकल पोजीशन थी सारों की, बिजनेस खत्म था, सब कुछ खत्म थी, इंपोर्ट बंद थी, इंपोर्ट बंद थी, दुकानें बंद थी, हर चीज़, लोग फिर भी सर्वाइव हो रहे थे। जी जी। ये जो सुपर टैक्स लगाया है इन्होंने, अल्लाह इनको हदायत दे, आंखें बंद करके जो टैक्स लगाया है, खून का सिरिंज के जरिए एक एक कतरा निकाल रहे हैं हमारे वजूद में से। अब एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट से ज़्यादा तो सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा। एक लिमिट तक हम जो है ना टैक्स देंगे। मुझे पहले ये बताएं कि हमने कभी कहा है कि हम इनकम टैक्स 97 का दे रहे हैं? हमने कभी कहा है कि हम इनकम टैक्स नहीं देते? इस टाइम सबसे ज़्यादा टैक्स रिकवरी मेरा ख्याल है, इनको ज़्यादा मेरे से इल्म होगा, जॉब पेशा लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद बिजनेसमैन, उसके बाद किसी बड़े जगीरदार ने टैक्स दिया है, लैंड माफिया, ये जो टाइकोन है जो आप देख रहे होते हैं कितना टैक्स देते हैं, और वो उनके टैक्स देख के बंदे की हंसी निकल जाती है कि ये इतना खरबपति आदमी है और वो टैक्स क्या रिकवरी दे रहा है, कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। सही कह रहे हैं। एक जब आप दुकान में किसी तरह जाते हैं, कौन सी चीज़ है जिसपे वो आप टैक्स नहीं दे रहे? हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, बोर्ड टैक्स हम दे रहे हैं, इस तरह के 17 किस्म के टैक्स दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चल रहा था सिस्टम। ये जो इन्होंने इतना हैवी किस्म का जो सुपर टैक्स लगा दिया है, अब तो सिस्टम क्लैप्स कर गया है। एक शोरूम का मतलब मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं, एक शोरूम का मतलब ये है, कोई भी शोरूम लाहौर का लगा लें, उसमें एक तो उसके मालिक को रिस्क जा रहा होता है जिसने शोरूम बनाया, जी जी, और वो टैक्स पे कर रहा होता है। दूसरा, उसके पास जो इन्वेस्टर्स बैठते हैं उनको, उनके घर वालों को रिस्क जा रहा होता है। तीसरी कैटेगरी आती है मुलाजमीन, जो शोरूम पे गाड़ी साफ करने वाला ड्राइवर या कोई भी एक्सपर्ट, उनको जना रेवेन्यू जा रहा होता है, उनकी फैमिलियाँ पाल रही होती हैं एक शोरूम पे। उसके बाद मैनेजर रखा है या कंप्यूटर मैन रखा है, ये हम उनको जॉब्स दे रहे होते हैं ताकि वो हमारा बिजनेस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो हर हरबे इस्तेमाल करते हैं, हम उनको पे करते हैं।
अब एक शोरूम बंद होने का मतलब है कम अज कम कोई 18-19 खानदान बेरोजगार हो गए। जी, ठीक जिनका है, चूल्हा बंद हो गया। अब हमारे साथ रिलेटेड ड्राइवर भी है, जी फिर जी। हम गाड़ी खरीदते हैं, उसको जो ठीक कराते हैं तो मिस्त्री मैकेनिक भी है, पेंटर भी है, डेंटर भी है, पार्ट्स जहाँ से आता है उनको रिस्क मिलता है। और जो हम गाड़ियों की जो जहाँ से हम पेंट खरीदते हैं या जहाँ से हम जो भी लवाजमात खरीदते हैं, ये एक बहुत बड़ा सर्कल है। और मिनिमम से मिनिमम जो है ना 74 तक मैं पहुंचा था जिनको एक गाड़ी बिकने से रिस्क मिलता है। एक गाड़ी बिकने से हजारों की तादादों में गाड़ियां बिकती हैं तो हजारों लोगों को रिस्क मिलता है। अब ये इन्होंने क्या किया है, करोड़ों के लोगों ने जो है ना वो बनाए हुए हैं जो इनके रजिस्टर्ड जो है, तो अब बुकिंग ही कोई नहीं कराएगा। अब मार्केट में सस्ती गाड़ी अवेलेबल है, टैक्स के थ्रू आप गाड़ी लेंगे तो आप ले ही नहीं सकते। पहली बात ये है, समझ नहीं आई। 10% पागल है वो, 10% दे के गाड़ी वो जो ना पेमेंट देगा। अगर मैं इनकम टैक्स देता हूँ और मैं सारे टैक्स देता हूँ तो मैं 10% क्यों दूँ जी? सही कह रहे हैं। मैं उसको कम करके मैं गुजारे वाली वो गाड़ी लूंगा जिसको 10% मुझे ना देना पड़े। ये तो क्लैप्स कर गया ना सिस्टम सारा ही। गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू, हम कब कहते हैं गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे? गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा मुल्क कैसे चलेंगे? हम टैक्सेस देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, सिर्फ ये बता रहे हैं कि लीगल और एक अच्छे तरीके से टैक्स ले, ये ना कि आप लूट लें और एक अच्छा बंदा शुएब जनाब दे साहब, दें। इसमें 2000 सीसी से ये सुपर टैक्स उन्होंने कहा है, 2000 जी सीसी जी जी। से लेके ऊपर से जितने भी सीसी हैं उन पे वो टैक्स लगेगा। तो आम बंदा जो नौकरी पेशा है वो तो 2000 सीसी रख ही नहीं सकता। लेकिन ये 2000 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं ये को आम बंदा तो इस्तेमाल नहीं करता। सर पहले तो बात ये है 2000 सीसी से नीचे भी है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। जी जी। ठीक है, ये 1000 सीसी पे भी है, 1200 सीसी पे भी है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी गाड़ियां इस टाइम चल रही हैं, एक ग्राउंड राइटी क्या है इनकी? ग्राउंड राइटी में एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जी जी। लेजेंडर लेजेंडर जो है ना टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, असेंबलिंग कर रहा है। वो गाड़ी की इनवाइस 2 करोड़ 6 लाख रुपए है। जी जी। ठीक है, उस पे अगर कोई फाइलर है तो वो गाड़ी बुक कराएगा 2 करोड़ और तकरीबन 27 लाख में वो बुकिंग होगी। उसके बाद उसने 0 मीटर गाड़ी निकाल के, उसने ऑब्वियसली बात है उसने नंबर भी लगवाने, उसके पैसे अलहदा देगा। अब ज़रा समझने वाली बात है, ग्राउंड राइटी ये है कि 2013 का 2-3 हज़ार या 5 हज़ार किलोमीटर चलाओ, आपको 2 करोड़ में मार्केट में मिल जाता है। तो आपका दिमाग खराब है कि आप 2 करोड़ 35 लाख की गाड़ी चुनाव वो घर लेके आएंगे। सैम्पलिंग 35 लाख रुपए, हाँ 35 लाख रुपए ज्यादा खर्च करेंगे। अब टोयोटा वाले या डीलरशिप है सारी जहाँ बेताशा ऑन होते थे, बेताशा सारे सिस्टम है। इस टाइम कौन सी गाड़ी का ऑन चल रहा है? मुझे एक गाड़ी बता दें। लेजेंडर आप लें, 0 मीटर लेजेंडर आपको इस टाइम जो 0 मीटर खड़े में है 204-205 का इनवाइस से नीचे मिल रहा है। यारस ले इनवाइस से नीचे मिल रही है, होंडा ले इनवाइस से नीचे मिल रही है। ग्रैंडी कभी आज तक कभी सुना है हमने ग्रैंडी पे ऑन ना हो? सही कह वो रहे 2 लाख रुपए नीचे मिल रही है। क्यों मिल रही है? लोगों की परचेजिंग पावर मार दी है उन्होंने। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो बिजली का बिल दे रहे हैं, वो हजार मतलब एक आम से मैं बात बताता हूँ, आम से घर में एक पंखा और एक बिजली का बल्ब, और ये तो जरूरत है जिंदगी है ना, उस बंदे की पे क्या है? 25 हज़ार या 30 हज़ार। बिल उसको आ रहा 12 हज़ार का, 14 हज़ार का। तो वो बिल देगा बच्चों की एजुकेशन के लिए, करेगा कि वो क्या करेगा? खाएगा क्या करेगा वो? अच्छा शुएब साहब, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गाड़ियाँ महंगी हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं यहाँ सैम्पलिंग होती है, ये यहाँ पे वो जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं है। 75 साल में पाकिस्तान एक भी गाड़ी को, सुजुकी जिसका हम सुनते हैं, ये तो इनके मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये होंडा करोला जो हुकूमत से बहुत सी सहूलियात टैक्स एग्जाम्पशन लेते रहे इंपोर्ट के नाम पर, और मैन्युफैक्चर किसी की भी नहीं है, तो ये किसका नुकसान है? पाकिस्तान को ऑब्वियसली नुकसान है। इनको चाहिए कि इनको जो है ना रगड़े कि जनाब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि 7 साल बाद हम कंप्लीट गाड़ी बनाएंगे, जी जी। और इस टाइम ये गाड़ियां हमें मार्केट बनाने के लिए सीबी मतलब 0 मीटर गाड़ियां कोई 25-30 या 50 मंगाने दें, उसके बाद हम 100 गाड़ी तक वो मंगा सकते हैं।
उसके बाद कानून ही कोई नहीं है। 5,000 7,000 गाड़ी आ गई, कैसे आ गई है? सही कह रही है। क्या कि अवाम बेवकूफ़ समझते हैं? बाशऊर अवाम है, पढ़ी लिखी अवाम है, उसको पता है कि ये जब गाड़ियाँ आ रही हैं किस खाते में गाड़ियाँ आ रही हैं, और 7-8 लाख रुपया उनका ऑन लिया जा रहा था और दुनिया को लूटा जा रहा था। ये तो आपको सारे अच्छा इलम में शेर है। साहब, पाकिस्तान में एक छोटी गाड़ी 25-30 लाख की है और इंडिया में वो 4-5 लाख की, ये क्या वजह है? सर वो, और इंडिया में कोई कंपनी भी ऐसी मुझे एक दिखा दे जो फिटर्स हो। दे आर ऑल मैन्युफैक्चरर। हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि इन्होंने लिख के दिया था कि 7 साल में हम एक नट भी बाहर से नहीं मंगाएंगे। मुझे बताएं, गियर पाकिस्तान में बन रहा है, इंजन पाकिस्तान में बन रहा है, सस्पेंशन, बॉल जॉइंट, जो मेन चीज़ें हैं वो तो इधर बन नहीं रही, और उधर से मंगा के फिर ये गाड़ी बताते हैं जी हमने ये गाड़ी बना दी। कितने परसेंट? 17% या 21% वो टैक्स देते हैं। 1 करोड़ की गाड़ी है तो तकरीबन 21 लाख, समझ लेंगे 21 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ। जी जी। और वही गाड़ी हम इंपोर्ट करें तो 1 करोड़ की गाड़ी के पीछे हम तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी जो दूसरी हाँ, कस्टम ड्यूटी तो वगैरह अब मुझे ये बताएं, आप इस मुल्क को चला रहे हैं, आपको 2 करोड़ चाहिए या आपको 21 लाख रुपए चाहिए? तो ये किस चीज़ के वो कहते हैं कि हमें डॉलर बढ़ गया जी तो इसलिए कीमत बढ़ गई। डॉलर का भाई साहब क्या है? सही। अब मैं शेर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। यासर साहब, बात तो सच्चाई है मगर है रसवाई की। ये सारे सिस्टम में जिस तरह वो अभी शेर साहब ने कहा 2 करोड़ आपको टैक्स आ रहा है, आप 21 लाख लेने के लिए तैयार हैं और 2 करोड़ लेने के लिए तैयार नहीं है। और जितने हमारे कानून हैं, जैसे अभी शेर साहब बता रहे थे, ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 7-8-10 गाड़ियाँ मंगवाएंगे या 100 मंगवा लेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग या होंगी, आज तक नहीं हुई। टैक्सेशन सिस्टम हर पूर्ण तरीके से इनके ऊपर गिर रखे हुए हैं। सारा कानून हमारा क्या कहता है इस हवाले से? थैंक यू यूपी साहब। मैंने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी बात सुनी है, इन्होंने एक्स पार्टी बात की है एज अ बिजनेस मैन। कानून बड़ा क्लियर है, कानून में 1,000 रुपया भी टैक्स है और 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक भी टैक्स है। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि टैक्स बढ़ गए, हम ये नहीं देख रहे कि हमारी वैल्यू डी वैल्यू हो गई है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी जो मुल्क की करेंसी है, उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो गई है। उसके कंपैरेटिवली जो टैक्स होता है वो आपने टैक्स बेसिकली स्टेट का रेवेन्यू होता है जिसमें उसका एक्सपेंडिचर्स चलाने होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस बजट में नो डाउट ये किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, बेसिकली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इट्ससेल्फ इज अ इंडस्ट्री, हमें जो है ना इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये हाईली पेड इंडस्ट्री है। तो मतलब ये है कि लेकिन टैक्स लगता है हमेशा इंडस्ट्री के ऊपर, इनको इनके साथ रेमेडीज़ देनी चाहिए, इनको एग्जेम्पशंस देनी चाहिए, ये मैं इनके हक में हूँ। बट कानून के अंदर एक्सपोर्ट ऑटो जो है ना, क्या कहते हैं, ऑटो एक्सपोर्ट पॉलिसी भी अवेलेबल है। आपने हाइब्रिड गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है, उस पर 3% टैक्स है, कानून के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ। तो आप 10% और 3% में कंपैरिजन करें, अगर आपकी 3,000 सीसी गाड़ी है तो उस पर सिर्फ 6% टैक्स है। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, 6, 8 और 10 का जो स्लैब है वो बात ठीक है। 2 करोड़ की गाड़ी लेंगे, 20 लाख रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, इट इज़ अनरैशनल। ये बात समझ में आती है कि 20 लाख रुपए टैक्स एक गाड़ी के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर। मगर ये है कि ये उन्होंने, ये हम ऑलवेज, हम जो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं बोर्ड के साथ भी होती हैं, हमारी बार में जो कंसल्टेशन होती है ऑफिसर्स कमिश्नर्स के साथ जो मीटिंग होती है, वो रिकमेंडेशन होती है कि जो हाईली पेड और पैसे वाले बंदे को टारगेट किया जाए, ना कि लो बंदे को। ये फोर्स ही इन कार डीलरों के ऊपर ही आना था, ये कारों के ऊपर ही आना था ना, फोर्स ही सब पे आया। जी जी, वो अशराफिया का नाम लिया जा रहा था, अशराफिया पे फोर्स ही लगाया, उससे हम बिग गन्स के ऊपर आया ना। फोर्स ही देखिए, कार डीलर्स के ऊपर फोर्स ही तो आप ना कहें ना, फोर्स ही तो एक और चीज़ है। फोर्सी का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। अगर हमने फोर्सी को डिस्कस करें तो मैं बड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सुपर फोर्सी पे सुपर लेकिन टैक्स, सुपर टैक्स जरूर है, लेकिन ये जो है ना, ये इन्होंने कहा क्या है 6%, अगर 2000 से 2500 सीसी की गाड़ी है तो 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीकल। अब वैल्यू ऑफ द व्हीकल मींस द इंपोर्ट वैल्यू, द वैल्यू मींस द मैन्युफैक्चर वैल्यू, द वैल्यू मींस द ऑक्शन वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली गाड़ी की वैल्यू पर डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इस वक्त हम ऑलरेडी जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास डिमांड कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए वो उस पर ऑन नहीं है, लेस वैल्यू पे सेल हो रही है। तो नई गाड़ी, मेरी अपनी गाड़ी, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी अपनी गाड़ी सस्ती है, अगर मैं नहीं लूँ यही गाड़ी तो मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल रियलिटी है कि इससे इंडस्ट्री ज़रूर डिस्टर्ब हुई है। जो शोरूम्स हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं,
हालांकि वही शोरूम है, इससे मैंने 2 साल पहले मैंने इस बकायदा होमवर्क किया था, तो हमारी जो वैल्यू थी गाड़ी तब 2018-17 के अंदर, तब हम महंगी खरीद रहे थे। अच्छा यासर साहब, जिस तरह प्रॉपर्टी में ब्लैक इकोनॉमी चल जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक गाड़ियों में इकोनॉमी, भी बहुत ज़्यादा इसमें ब्लैक इकोनॉमी लेकिन इन्वॉल्व। गाड़ी तो शो करनी पड़ती है, जिसके पास तो डाटा जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी वो डाटा सर हुकूमत के पास आ जाता सर है। मीडिया में बैठे में ये डीलर एसोसिएशन बैठी है, गाड़ियाँ शो कहाँ करते हैं? गाड़ियाँ बहुत से नामों पे हैं, बैंकों के नाम पे गाड़ियाँ होती हैं, किस्तों पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बैंक लीज पे गाड़ी बेच देते हैं। गाड़ी अभी यहाँ ये 2016-17 से ही कंपलसरी हो गया था कि जो गाड़ी बुक करवाएगा वही उसका टैक्स पे करेगा। अब वो क्या करते हैं, 10-10 गाड़ियाँ बुक करवाते हैं, ऑन पे ही बेच देते हैं। जैसे गाड़ी क्लियर होती है उसकी इनवॉइस अपने नाम पे ली, अपने एडवांस पेमेंट पे प्रॉफिट ले लेते हैं। अब जाके ये काम थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं रुका है। शोरूम वालों के पास जो इन्वेस्टर है तो वो डिस्टर्ब हुआ है कि मेरे नाम पे 10-10 गाड़ियाँ, मैं 20 केस कर चुका हूँ इस तरह के, कि एक गाड़ियाँ जो बंदा गाड़ियाँ 4-4, 5-5 करोड़ रुपये टैक्स पे कर रहा होता है उसके ऊपर। इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आई? वो 122 में आ जाता है। यासर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले जाने से पहले बजट में उम्मीद थी हमें जो रिजर्व है लोगों के पास, कंपनी के पास, उन पे टैक्स लगेगा, वो तो नहीं लगा। लेकिन रातों रात जो हुआ, जिस तरह किया गया, एग्जम्पशन ख़त्म की, टैक्स रिलीफ ख़त्म किए, नए टैक्सेस लगा दिए। अब पहले तो प्रॉपर्टी सेक्टर, अब जो कार सेक्टर है जिसमें चलो इकॉनमी तो चल रही, जहाँ से रेवेन्यू तो हुकूमत को आ रहा था, इसके बाद बजट, अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, किस तरह होगा? नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी यासर साहब, हमारा बजट टोटली बेस करता है आईएमएफ के ऊपर, और ये बजट तो हमने उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ही बनाया है। ये तो शुक्र करें अभी अवाम का प्रेशर था तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने एक्सपोज नहीं की। इसहाक डार साहब ने जो भी बजट बनाया वो बहुत ही मुश्किल, और मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसा बजट मैंने अपनी 10 सालों में नहीं बनाया, नहीं देखा। हुआ ये कि जब 2200 का उन्होंने टारगेट रखा तो फिर 215 अरब रुपये ऐड किए गए, 9415 रुपये कर जी। जब वो 215 अरब ऐड किया गया और एग्जेम्पशंस ख़त्म की गई, इवन के कल का बयान है इसहाक डार साहब का, ही प्रॉमिस टू द आईएमएफ अथॉरिटीज़ वी रिड्यूस, और हम सारी एग्जेम्पशंस को विड्रा कर रहे हैं ज़राअत पर भी और दूसरे जी। अब मैं अभी कार डीलर की बात हो रही है तो चले ज़राअत का आपने जिक्र कर दिया, मैं इसमें बताऊं कि हमारा जो ट्रैक्टर है जो एग्रीकल्चरिस्ट हमारा इस्तेमाल पर्पज़ के लिए है, वो 26 kV से 75 kV तक उसके ऊपर 15% टैक्स कर दिया गया। अच्छा। और 10 उससे ऊपर 10% टैक्स कर दिया गया। अब ये बात है अलार्मिंग, प्राडो के ऊपर या जो हमारी फार्चूनर है उसके ऊपर 10% टैक्स कर देना, वो पर्पस यूज़ है ना, पर्सनल यूज़ है। मैंने शशका मारना है, मैंने गाड़ी लेनी, मेरा भी दिल करता है मैं भी जो है ना वो फार्चूनर लूँ, प्राडो लूँ, लैंड क्रूज़र लूँ, इंपोर्टेड गाड़ीज़ लूँ। लेकिन जो ट्रैक्टर है जिसने हमारी एग्रीकल्चर चलानी है उसके ऊपर इसी बजट के अंदर 2024 के अंदर 10% टैक्स कर दिया गया। बजट में कहा गया था किसानों को बिजली में रिबेट दिया जाएगा, सर बिजली में वो सोलर उसको भी महंगा कर नहीं दिया सर, वो बेसिकली ये है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, जैसे मैं पहले बात की कि हर टैक्स लगता है इंडस्ट्री वाइज, वो सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए किसानों को 2 से 5 लाख रुपया लोन दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो अपने ट्यूबवेल जो सोलर पे कर लिया जाए, सोलर पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरीके से जो आईटी सेक्टर है उस पर टैक्स एग्जेम्पशंस दी हैं। लेकिन ये जो बजट है इसके अंदर इतने मसले मसाइल पैदा कर दिए गए हैं, हमारी इकोनॉमी टोटल डिस्टर्ब हो चुकी है। अब मसला ये है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका इफेक्ट पहले ही हमारा मैन्युफैक्चर ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी डिस्टर्ब हो चुकी है। हम ऑलरेडी इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है, हम गाड़ियों पे लगा लें, जब आज से 5-6 साल पहले, सर मेरी बात को सेकंड भी करेंगे, हम जापान से गाड़ियाँ डेली बेस पे, इन्वेस्टर का काम क्या था, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मंगवा रहा है वो, मीरा उसके अंदर आ गई है, डिफरेंट हमारी विड्स आ गई है, हमारी बड़ी गाड़ियाँ ये जो फार्चूनर सॉरी हमारे प्राडो है, लैंड क्रूज़र्स हैं और दूसरी गाड़ियाँ वो सारी इंपोर्ट हुई हैं, अमेरिकन गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं। इसको फिर इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो हमने भी इसको पॉलिसी को स्टडी किया, तो उसने इसके अंदर एक तो ये ऑटो एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की कि आप एक्सपोर्ट भी करें, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें, जिसमें एमजी को लॉन्च किया गया, इसमें चंगान को लॉन्च किया गया, इसमें जो प्रोटॉन को लॉन्च किया गया और डिफरेंट कंपनीज़ को लॉन्च किया गया, हुंडई को लॉन्च किया गया। तो मगर क्या हुआ, जैसे ये नई कंपनी आई इन्होंने लोकल मैन्युफैक्चर, जिसको हम असम्बलर कह रहे हैं, रियल ये बिल्कुल ठीक है, वो असम्बलर है, वो मैन्युफैक्चर है नहीं, उनको मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी क्यों दे रहे हैं?
और हमारे जितने भी इंपोर्ट है सारी इंपोर्ट होती है आज सर तक। इसमें गवर्नमेंट जी, जी। इन्वॉल्व है ना। सुजुकी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? गवर्नमेंट के साथ था। हर ऑफिसर के पास 1000 सीसी गाड़ी सुजुकी है। अब क्या हो रहा है, अब हमारा दूसरी टोयोटा के पास कॉन्ट्रैक्ट चला गया। तो ये मसले मसाइल हैं, इसमें हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अब मैन्युफैक्चरर स्टैम्प उनको क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने एक बार अभी भी हमारी जो ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड की थी कि आप 18% टैक्स दे रहे हैं, उधर इंपोर्ट पे आप 100% टैक्स ले रहे हैं। तो ये बात ठीक है, इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स जा रहा है, लेकिन इसको मैं ये भी समझता हूँ कि हमारा डॉलर भी तो बाहर जा रहा है ना, हमारे पास डॉलर ऑलरेडी नहीं है। तो बेसिक जो हमारा IMF का जो बजट है उसका मसले मसाइल इस वक्त तो बहुत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमारी हिस्ट्री रही है, हम जैसे जैसे हालात चेंज होते हैं हर 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री बिल भी आ जाता है हमारे पास। तो हम उम्मीद करेंगे, हमने रिकमेंडेशंस भी वैसे बाद नज़र में लगता नहीं जिस तरह 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें में तब्दीली होती है, बजट में भी 15 दिन बाद तब्दीली होनी शुरू हो जाएगी। सर बजट में तो पिछले 5 सालों से जब से खान साहब आए हैं ना, मैं तो हमें तो हम पढ़ के हमारे बाल सिर्फ बजट पढ़ के ज़रा सफ़ेद हो गए हैं, केसेस में तो कम हुए हैं। तो हर 3 महीने बाद बजट लॉन्च कर देते हैं। ये देखिए मेरी बात सुने, ये मेरे पास बिजनेसमैन बैठा हुआ है, इसको पता है कि मैंने 10 रुपये इस गाड़ी पे देने, 15 रुपये इस गाड़ी पे देने, मैंने इतने रुपये की बेचनी है। ये अपनी लाइन सीधी कर लेगा, ये अपने जो इसका है गाहक है, जो उसका क्लाइंट है, ये उसको मैनेज कर लेगा। अगर इसको ये पता हो, ये उसकी अपनी लाइन सीधी करे, उसको ये पता 2 महीने बाद या 15 दिन बाद ये पॉलिसी चेंज हो जानी है, ये मेरे टैक्सेस के ऊपर नीचे हो जाना है, प्राइस जो डिस्टर्ब हो जानी, तो ही कांट मैनेज इट। तो क्या होता है फिर अनसर्टनिटी पैदा होती है। शुगर इंडस्ट्री की बात लगा लें, शुगर 115 रुपये 150 रुपये के जी शुगर हो गई है। आप तंबाकू इंडस्ट्री की बात लगा लें, हर साल बजट के अंदर तंबाकू बढ़ता है, सबको पता है, लोग लाखों रुपए का तंबाकू जो सेव कर लेते हैं। पेट्रोल की बात लगा लें, पेट्रोल बढ़ना होता है। अभी क्या होता है, अब इसहाक डार साहब की बात करूँगी, बल्कि ऑन एयर 2 बार कीजिएगा, किसी और चैनल्स को भी दें। इसहाक डार साहब ने और हमारी जो पेट्रोलिंग इंडस्ट्री है उसने, जो हमारे हैं नून लीग के जो हैं, मुझे नाम अभी माइंड में निकल गया, उन्होंने आपको रिज़र्व करने का राइट दे दिया। अब रिज़र्व क्या है? जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, सस्ता होता है, तो लाखों लीटर जो पेट्रोल पंप वो रिजर्व कर लेते हैं, डिपो बने हुए हैं, वो सेव कर लेते हैं। वो क्या होता है कि आज 10 रुपये का पेट्रोल है, कल 10 रुपये बढ़ने, तो वो 10 रुपये पर लीटर उसको वही प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें इनके अपने बंदे इन्वॉल्व होते हैं। यही वजह ना डॉलर भी इसीलिए छलांग लगाई ना सर। डॉलर जिन लोगों को पता था, जिनके पास डॉलर था, उन्होंने गैप कर लो मार्केट से। सर बजट हमारा जो डिस्टर्ब हुआ है वो डॉलर की वजह से भी हुआ है। अब डॉलर जो है वो आर्टिफिशियली मैनेज हो रहा है, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है। मैं शोएब साहब की तरफ आना चाहता हूँ। IMF के पैकेज मिलने के बाद, स्टैंड बाई पैकेज मिलने के बाद पैसे तो मिल गए, उसके बावजूद डॉलर ने फिर छलांग लगाई, ये क्या वजह? पहले तो कहा रहा था IMF से पैसे मिल गए तो फिर मामला सीधा हो जाएगा। सर आपने तूफान बॉर्डर का नाम फिर सुना होगा। हमारा डॉलर जो है ना अफगानिस्तान की मार्केट के साथ भी डिस्टर्ब हो रहा है। हमारा डॉलर जो स्मगल भी हो रहा है। सर अफगानिस्तान में, जिसको हम जंगी इलाका कहते हैं, वहाँ पे 87 का डॉलर है आज भी। यही तो बात कह रहे हैं। और वो बांग्लादेश में, जिसको सबसे हम 71 में आज़ाद हुआ है, 102 रुपये का डॉलर वहाँ चल रहा है। इंडिया में जो हमारा हमसाया मुल्क, जिसको कहते हैं हम 82 रुपये का डॉलर आज भी वहाँ। सर इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना करें। अच्छा, राइस चावल जो हमारा यहाँ 400 रुपये किलो, वो 10 रुपये वो इंडिया में मिल रहा है। तो उसकी यहाँ अदरक 900 रुपये है, और उसका एक रास्ता सिर्फ एक, जिसको हम बनना कहते हैं, उस तरफ जाए तो वो 40 रुपये किलो मिल रही होती है। सर इतना जुल्म हम अपने अवाम के साथ, सर इंडिया के साथ हम अपने कंपेयर ना करें। अपने गाड़ियों को क्वेश्चन भी किया था। इंडिया की एक पॉलिसी है कि आपने कोई भी चीज़ लॉन्च करनी है हमारे मुल्क के अंदर, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। उन्होंने पीछे किया था। सबसे बड़ी मैं आपको बड़ी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आईफोन अपना मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी इंडिया के पास ले गया है। आईफोन 15 अब इंडिया में लॉन्च होगा। तो हम इंडिया की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस हम सारे जो हैं वो क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा काम किया है मोबाइल की, वो जो ओवरसीज उनके लिए का 6 महीना आप टैक्स फ्री हैं, आप टैक्स मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे हैं मुल्क के लिए। बड़ा सर ये कोई काम नहीं है। जी जी, एक मोबाइल लेके आता है, मैं बाहर दुबई रहता हूँ, मैं अपने बच्चों को या बहन भाइयों को मिलने के लिए आता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, आईफोन है, तो मैं यहाँ 2 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकता, तो मुझे 8 महीने देने का क्या फ़ायदा? लेकिन दुनिया को दिखा, ये तो हो गया ना मुल्क बहुत बड़ा। और इस पे आप तकरीब भी कर रहे हैं और आप सारा कुछ कर रहे हैं, और बजट हमारा जोर, ये तो पैसे है ये मुल्क के पास, लेकिन तकरीब हम कर रहे हैं। शोएब साहब, असल मुद्दे की तरफ आते हैं। अब जो कार खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, और जो सोच रहे हैं इसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन सब के लिए आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरीन अमल है? वन लिंक का मतलब ये है कि बिज़नेस में हम जो गाड़ी ख़रीद रहे हैं
वो कस्टम वाले भी उधर हों, एंटी कार लिफ्टिंग भी उधर हो, सारे वन लिंक हो। गाड़ी हम ख़रीदने से पहले उसको बयाने करें और गाड़ी जो है ना उसकी चेकिंग हो, उसके बाद सर्टिफिकेट दें तो ये गाड़ी ठीक है जी भेज दें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस पाकिस्तान का सारा निज़ाम जो है ना एक शोरूम की तरह ही है। अगर मेरी इनकम होगी तो मैं मुलाजिम भी रखूँगा, मैं ड्राइवर भी रखूँगा और मैं सारे काम होगा, ठीक है। अगर मुझे इनकम ना होगी जी जी तो मेरे जो 8-10 मुलाजमीन हैं, 9 मुलाजमीन हैं, तो मैं क्यों उनकी पे दूँगा या शोरूम क्यों चलाऊँगा। मैं 1 महीने लॉस करूँगा, 2 महीने, साल तक मैं बर्दाश्त कर लूँगा। साल के बाद मैं कहूँगा यार बंद कर दो, मैं उस तरह ही ठीक हूँ। ये सारा निज़ाम जो है ना इन्होंने टैक्सेस लगा के लोगों की परचेजिंग पावर मार दी है। अब तो ये है कि परचेजिंग जो गाड़ी लेने आता है, आप मुझे एक बात बताएं, जब इंपोर्ट खुली हुई थी आप सारों को याद होगा अच्छी तरह कि 3.5, 4, 5 लाख में आपको अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती थी। मिनी पिजारो, विड्स, लटरम पटरम सारी गाड़ियाँ होती थी और सारों को खुशहाल थे। वो एलसीज बंद हुई तो फिर बंद हो गई। अब ये है कि अब आप सबसे छोटी गाड़ी आल्टो है, वो अब कितने की दे रहे हैं? वो 25-30 लाख के पहुंच गई, लूट रहे हैं। पकेंटो, मैं आपको क्या बताऊं, ये कोई गाड़ी है, कुछ स्टैंडर्ड गाड़ियों का, और कोई मोटरसाइकिल जो है ना लोग बेचते थे 1.5 लाख में पहुंच गई है सर, 70,000 वाली बाइक। आप यकीन करें कि कुछ हिसाब किताब ही नहीं। मैं आपको मजाक बताऊं, ये 2023 है जी, और 2023 जो लेजेंडर आया था स्टार्ट में, जो 2023 के स्टार्ट में मेरा ख्याल है उसकी 1 करोड़ 13 लाख कीमत थी इनवाइस। इस टाइम 2 करोड़ 6 लाख इनवाइस है। अब कौन पूछ रहा है उनको यार डबल कर दी, पागल हो तुम, क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। जो पूछने वाले हैं वो कहते हैं भाई हमें हमें क्या आ रहा है, वो अपना सोचते हैं। कोई शख्स, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं जो दिल की बात है, कोई शख्स, हर शख्स अपना सोचता है, अपने बीवी बच्चों का सोचता है। कोई शख्स मुल्क का नहीं सोचता कि यार ये मुल्क को चलने के लिए पैसे ज़रूरी हैं, मुल्क को रोडों बनने के लिए टैक्सेस देना ज़रूरी है। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। अगर अवाम में अवेयरनेस हो, लोग टैक्स दें, तो हमें क्या ज़रूरत है IMF के तरले मारने की? हमें क्या ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग करें, 100% मैन्युफैक्चरिंग करें। ये आधा तीतर आधा बटेटा ना करें कि गोडे उधर से मंगा लिए, इंजन उधर से मंगा लिया, गियर उधर से मंगा लिया, तो आप इंजन करके कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर हैं। धोखा देना आप छोड़ दें, आवाम को लूटना छोड़ दें और अपने पैटर्न पे चलें। अच्छा साहब, जिस तरह गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसा आप कह रहे नहीं है, ये कभी मुमकिन होगा पाकिस्तान में? अगर मुमकिन हो सकता है तो फिर किस तरह? सर ये हम तो ये कहते हैं जी हमें कमर्शियल कर दिया जाए। कमर्शियल का मतलब ये होता है, मैंने एक शोरूम है सिग्नल मोटर, ठीक है, उसका मैं ऑनर हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स पे, सारे टैक्सेस पे कर रहा हूँ और मैं बिज़नेस चला रहा हूँ। मैंने गाड़ी जापान से या किसी भी मुल्क से गाड़ी ख़रीदनी है, मैं अपना डाटा दूँ कि मेरा ये शोरूम है, मेरा वाइट मनी है, मैं उधर से ही गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा हूँ और मुझे 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी गाड़ी मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं लेने का मजाज हूँ। मैं अपने नाम से उधर ट्रांसफ़र करूँ पैसा, अपने नाम से उधर से गाड़ी मंगाऊँ, सिग्नल मोटर के नाम से आए, इसको कहते हैं कमर्शियल कर दे हमें। जब हम अपने नाम से गाड़ी मंगाएंगे, क्योंकि हम गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं, जिस तरह आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कारोबार कर रहे हैं लोग, अपने जो है ना बाहर से आर्म्स एंड एम्यूनिशन मंगाते हैं, अपने नाम पे मंगाते हैं। हमने क्या किया हुआ है, एक मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि लीकेज का जरिए बनाए हुए हैं, होंडी के थ्रू पैसे जाने या उस तरह। ये क्यों? मेरा अगर वाइट मनी है, मैंने जापान से गाड़ी खरीदी है, मैं अपनी कंपनी से उसकी कंपनी में पैसे दूं और गाड़ी मंगा दूं। सिंपल करें इसको। आपने इतनी पेचीदगियाँ कर दी हैं। आपको पता है कि इंपोर्ट हमारी है ही नहीं। ये जो TR पे गाड़ियाँ, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस पे गाड़ियाँ आ रही हैं,
कि बंदा उधर इतने 365-70 दिन वो बाहर हो, फिर वो उधर 2 साल में आए, फिर वो गाड़ी लेके आ सकता है। मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं लेके आ सकता? मैं उसको अलग पैसे दूँ, उसके अपना पासपोर्ट के अलग पैसे दूँ। अच्छा सारे शेख साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारक महमूद मेयो साहब। आप साबिक चेयरमैन हैं रिफंड कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। तारक महमूद साहब, आप अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि मौजूदा बजट में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से क्या इकदाम उठाए गए हैं? तो गवर्नमेंट ने मौजूदा जो हमारा फाइनेंस जो है ना ये एक्ट है 2023 का, इसमें काफ़ी चेंजिंग जो है ना इसमें मतलब की हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें 2 जो मेजर उन्होंने इसको नैरो डाउन किया है। पहले तो जो है ना इसका थोड़ा सा ये डिस्कस करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं बात करना चाहूँगा कि जैसा कि जो है ना फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर इसको इंजेक्ट किया गया थ्रू जो है ना 43 सेक्शन 43A के तहत। इसमें देर आर सो मनी चेंजिंग्स जो है ना गवर्नमेंट ने की पॉइंट टू पॉइंट। अब यह से अंदाज़ा लगा लें इसके स्कोप, इसकी चेंजिंग के हवाले से, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कि 6 सालों में गवर्नमेंट ने इस तरह से अब तक इसमें 6 अमेंडमेंट कर दी हैं। और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना टारगेट जो है ना गवर्नमेंट FBR ने टैक्स ऑफिशल्स को दिए, फील्ड फॉर्मेशन को दिए कि मैक्सिमम लोग इसके पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड हों। तारक साहब, अब किन लोगों को इस पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर होना पड़ेगा? तो इन्होंने इसके में एक स्टेप नैरो इसमें डाउन किया है। इसके अंदर एक इसमें क्लास थी, क्लास E, जिसके अंदर जो हम बात करें कि पर स्क्वायर एरिया के हवाले से तो पहले 1000 स्क्वायर फीट के हवाले से रजिस्ट्रेशन के उसकी रजिस्ट्रेशन के था पॉइंट, फिर 2000 का फर्नीचर वालों के लिए था स्क्वायर फीट के हवाले से। तो गवर्नमेंट ने उस कंडीशन को, उस क्लास को इस फाइनेंस एक्ट के अंदर ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसमें एक स्टेप डाउन हुई है। अब आई डोंट नो कि किस हवाले से मतलब है गवर्नमेंट ने इसका स्कोप कम किया, या तो कहीं ना कहीं मतलब है कि इसमें खातिर खा इसको जो है ना बेनिफिट या कह लें कामयाबी नहीं मिल रही थी FBR को। उन्होंने यही वजह है कि इसको पॉइंट को जो ना किया है। जब ये पॉइंट अब यहाँ से डिलीट करते हैं, ख़त्म करते हैं यहाँ से, तो अल्टीमेटली अंडरस्टूड बात है जो लोग जो एरिया के हवाले से जो रिटेलर्स जो है ना रजिस्टर्ड हुए थे, डेफिनेटली वो D के तरफ जाएंगे और वो D रजिस्टर्ड होंगे। अब कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ एरिया के हवाले से रजिस्टर्ड हुए थे और उन्होंने कंपलसरी जो है ना पॉइंट ऑफ सेल वहाँ पे लगाया था, इंस्टॉल किया था। तो वो लोग जो है ना सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए, तो अब वो सेल टैक्स से भी D अप्लाई करेंगे और साथ एज वेल एज POS से भी जो है ना अप्लाई करेंगे अपने की एक्सक्लूडिंग के लिए। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल में पहले 1000 स्क्वायर फुट का शर्त रखी गई थी, अब जो हदूद रकबा वो ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या टैक्स पेयर की परेशानियाँ कम होंगी या पहले से भी ज़्यादा हो जाएंगी? दूसरा, इसमें एक GA एक पॉइंट इन्होंने पहले लास्ट ईयर उसको ऐड किया था, जिसमें जो ज्वेलरी के जो थे लोग उनको उन्होंने कोशिश की कि उस एम्बिट में लाने की कोशिश की है। प्रीसियस मेटल के जो काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, आर्टिफिशियल किसी भी हवाले से, अब उसको गवर्नमेंट ने इसको भी इस कंडीशन को वहाँ इस बजट के अंदर एक्सक्लूड किया है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने पॉइंट ऑफ सेल के जो है पॉइंट को देखा जाए स्कोप को कम किया है। तारक साहब, ये भी बताइएगा कि पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए FBR का बयान ऑन रिकॉर्ड है, जो कहते थे 10,000 अरब रुपया हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के ज़रिए इकट्ठा कर सकते हैं। अब क्या होगा? दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जो मतलब है कि इनके टारगेट्स के हवाले से या बजट पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से कितना बोझ पड़ा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने फैब के अंदर 23 के अंदर एक मिनी बजट लाकर एक रेट ऑफ सेल टैक्स को 17 से 18% कर दिया था, इससे डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और जो परचेजिंग पावर है वो कम लोगों की कम होगी। इसी तरह इस बजट के अंदर इन्होंने देखा जाए कि 1-2 पॉइंट इन्होंने और इसमें मतलब एक एडिशन की है इंडायरेक्ट टैक्सेस में। जिस तरह इसकी जो सेल्स थी फर्दर टैक्स के हवाले से, उसका रेट ऑफ सेल टैक्स था 3%, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 4% कर दिया है। एक तरफ तो ये है कि गवर्नमेंट का मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हों सेल टैक्स में, तो इसके अलावा भी काफ़ी इसमें पॉइंट या और भी इकदाम किए जा सकते हैं जिससे आपका जो सेल्स टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ सकती है। तारक साहब, ये भी बताइएगा कि बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ आवाम को कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा? हमारी इसमें एक पॉइंट ये हम कह सकते हैं किसी भी हवाले से, अगर इसे रेट ऑफ सेल टैक्स को सिंगल पॉइंट पे लाया जाए
तो मेरे नहीं ख्याल कि तमाम लोग इस समिट में इजीली जो है ना परफॉर्म करेंगे और उससे इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, और जो लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो इजीली जो है ना इसमें रजिस्टर्ड होके तो अपना एक जो गवर्नमेंट के जो है ना तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकती है। उसके हवाले से तारा साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि बजट का आने वाले दिनों में टैक्सेशन सिस्टम पर क्या असरात होंगे? जो टैक्सेशन में जो आने वाले दिन हैं वो टैक्सेशन सिस्टम के लिए कितने मुफीद हो सकते हैं, इसमें एक सवाल ये भी है। तो इस सवाल के हवाले से मैं ये जवाब देना चाहूँगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने, जिस तरह हम रियल इस्टेट की हम बात करते हैं 236C और 236K के इसको स्कोप को उन्होंने बढ़ा दिया है और ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है एज़ कम्पेयर टू। जैसा कि पहले 236C का जो रेट था वो फाइलर के लिए 2% था और नॉन फाइलर के लिए 4% था। अब वही रेट जो है ना 3% से बढ़ाकर नॉन फाइलर के लिए 6% पे लेके आ गए हैं। 236K की हम बात करें तो उसको उन्होंने रेट को, पहले उनका रेट था 2 से 7.5%, अब उन्होंने बढ़ा के 3 से 10.5% कर दिया है। और इसमें यहाँ पे मैं एक और बात एक करता चलूँ कि अब इस वक्त जब रजिस्ट्री हो रही हैं रियल इस्टेट में, तो जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि जी आपने 7E का टैक्स पे किया है कि नहीं किया। अगर वो 7E का टैक्स पे नहीं किया तो वो रजिस्ट्रियाँ जो है ना लोगों की रुक गई हैं, वहाँ पे मतलब है कि स्टॉप हो गई हैं। अब देखें कि बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे 7E अप्लाई नहीं होता। अब जहाँ पे 7E अप्लाई नहीं होता तो वहाँ पे हाउस पॉसिबल कि वहाँ पे उसका टैक्स जो है ना अकॉर्डिंगली पे किया जाए। तो ये एक मेरा ख्याल है कि इससे जो है ना मैं समझता हूँ कि जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस ये बढ़ेंगी रियल एस्टेट वालों के लिए, और वो कहीं न कहीं हद तक जो है ना वो मतलब एक उसमें जो है ना खातिर खा इजाफा नहीं होगा टैक्सेशन के हवाले से जो है ना। जी बहुत शुक्रिया तारक साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा शुएब साहब, पहले आपसे बात हो रही थी, जो स्मगलिंग होकर गाड़ियाँ आती हैं वो पाकिस्तान में आप समझते हैं जो कितनी गाड़ियाँ तादाद में होंगी, और जो लोग अशराफिया है जिनके पास वो गाड़ियाँ जिनको कुछ चेक नहीं कर सकता, वो रियासत का, हुकूमत का उसमें कितना लॉस है? सर ऑब्वियसली बात है, एक गाड़ी जो नॉन कस्टम है वो कितने की है और उस तरह की जेन्युइन गाड़ी कितने की है, ये सारी हमारे गवर्नमेंट की फेलियर का मामला है। ये कस्टम वाले, ये इंटेलिजेंस वाले, ये खुद गाड़ियाँ मंगाते हैं बाहर से। मुझे इल्म है इस बात का कि कस्टम वाले गाड़ियाँ खुद नॉन पेड मंगाते हैं। अजीज़ों में कहा चलाओ यार केड़ी गल है, हम आप गाड़ी मंगा सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करा सकते हैं गाड़ी का, क्या बात कर रहे हैं। हमारा करोड़ों अरबों रुपया हमारा बिज़नेस में लगा हुआ है, हम इस अरबों खरबों रुपए का जो है ना अपना स्टेक में देंगे, पैसा लगाएंगे। 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख की गाड़ी का हम नॉन कस्टम मंगा के हमें जो लीगलाइज तरीके से जो तरीकाकार है हम उस पर मंगाएंगे। कि मैं पागल हूँ कि मैं 10 करोड़ का इन्वेस्टर हूँ तो मैं जनाब शुएब साहब, वो मौलाना फजल रहमान साहब का महंगाई मार्च था कराची से जो चला था, आज तक मुझे याद है उस पर खबर भी चली थी 250 गाड़ियाँ बड़ी पराडो फार्चूनर वो उस जलसे के ज़रिए पंजाब में दाखिल हुई हैं। बाद में वो छापे भी मारे गए, लेकिन जिनमें 3 या 4 गाड़ियाँ बरामद हुई, बाकी कहाँ गई पंजाब में आज तक किसी को नहीं है पता। तो अगर ये खुद ही हमारी एजेंसियाँ या दूसरे इदारे इसमें मुलव्वस हैं तो इस मुल्क से मुखलिस कौन है, किस तरह हम इस सिस्टम को चला सकते हैं? सर सिस्टम ये सीधी सीधी थ्योरी है, कोई 2 थ्योरियाँ तो है नहीं। पहले तो ये है कि 1 लिंक कर दिया जाए इदारे, 1 लिंक होगी, कस्टमर है दूसरे तीसरे एक पेट्रो पे आ जाए, हमारे साथ टेबल टॉक करें ना, कस्टम वाले हमारे साथ इंटेलिजेंस वाले बैठे ना, FBI वाले बैठे ना, दूसरे बैठे ना, 1 लिंक कर दें, हमें हमारे बिज़नेस को 1 लिंक कर दें कि पूरे पंजाब में कोई गाड़ी नहीं बिकेगी। पहले बयाना होगा, फ़िज़िकल चेकिंग होगी, सारे लवाजमात पूरी होंगे, कागजात वेरिफिकेशन होगी और फिर वो गाड़ी की पेमेंट होगी। तो मैं एक गाड़ी भी वो कोई चला के दिखा दे तो मैं आपको जनाब क्या बात करते हैं, आप इधर इशारे तोड़ते हैं तो चलान होता है कि नहीं होता? तो ये इस तरह मतलब ये है कि ये पॉसिबल है कि गाड़ी रोड पे चल जाए और वो भी पंजाब में बगैर इनकी इन्फॉर्मेशन में चल सकती है गाड़ी, पत्ता नहीं हिल सकता जनाब। वैसे एक चर्च लेके बंदा ना लाहौर से दूसरा लाहौर क्रॉस नहीं कर सकता। सर कमाल हो गया, एक पत्ता नहीं हिल सकता। अगर कानून की ये बालादस्ती हो, हर सियासतदान, मेरा सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है, हर सियासतदान ये नारा लगाता है कि कानून की बालादस्ती होगी। अगर कानून की बालादस्ती हो
तो एक पत्ता पर नहीं हिला सकता। क्या बात करते हैं कि 2 नंबर गाड़ियां लाहौर में या कहीं भी, जब इतने जदीद सिस्टम आपके पास है, आपके पास जनाब सेफ सिटी का सारे सिस्टम है, कैमरे लगे हुए हैं, 2 मिनट में आपको चट्टा बट्टा आपके हाथ में आता है, आपको 2 घंटे गाड़ी किसी अच्छा, कार इंडस्ट्री में भी हजूर को फ्रॉड है, इसमें बेताशा फ्रॉड है और ये सब एजेंसियां करा रही हैं फ्रॉड। और मैं ओपन एयर बात कर रहा हूँ कि सब एजेंसियों के थ्रू फ्रॉड हो रहा है। टेम्पर्ड गाड़ियाँ देने वाला कौन है? हम पागल हैं टेम्पर गाड़ियों की पेमेंट कर दें, हम शोरूम में खड़ी करके टेम्पर गाड़ियाँ बेचें। हम टेम्पर गाड़ी नहीं करती, टेम्पर गाड़ियाँ कौन करता है? इनकी अजीज़ों का अरब करते हैं। मैं क्या बात बताऊँ, सारा सिस्टम निज़ाम जब वन लिंक हो जाएगा, हर बंदा अपने हदूद अरबे में चलेगा। अब आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आप 120 पे जा रहे हैं तो ठीक है, लिमिट है 120, आप 140 में चलाएंगे फ़ौरन आपको चलान हो जाएगा। सही कह रहे हैं। इस तरह ये कुछ है बात करने वाली कि आपके सेफ सिटी कैमरे और इतना कुछ आपने निज़ाम लाहौर में चला रहे हैं और एक 2 नंबर गाड़ी या टेम्पर गाड़ी लाहौर में फिर जाए, ये हो सकता है बगैर इनकी इंफॉर्मेशन के या बगैर इनकी मिली भगत से? परफॉर्मेंस तो है, हेलमेट पहनाने के लिए 2-2 हज़ार के चालान किए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं पहनते हेलमेट। और वो ऑनलाइन चालान करने के लिए कैमरा लगाए हुए लोग फिर भी नहीं रुकते इशारों पे। सर ये कल्चर तो है, इसको बदलना तो चाहिए, लेकिन बदलेगा कौन सर? सर अगर वो 2000 का चलान है ना, उनको यार 10,000 का चलान होगा तो मैं देखता हूँ कौन इशारा काटता है। समझ नहीं आई? 50-50 चलान, 30-30 चलान, 500 रुपये चलान फड़ लो यार, खड़ी गल। एक कानून जो है ना वो बालातर होना चाहिए। मुझे डर लगे मैं इशारा काटूँ, मेरे हलक पकड़ी जाए, मुझे डर हो गया। और यही लोग उनकी सैलरी से ज़्यादा, यही लोग जब बाहर जाते हैं थूकते भी नहीं है, सड़क पे उसको जुर्माना हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा हजूर, इस बजट के बाद आपके जो एसोसिएशन है, जो आप बिजनेस है, इंडस्ट्री है पूरी, इस बजट के बाद सबकी हिकमत अमली क्या है? आप आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे तकरीबन 30% शोरूम बंद हो, कुछ हो रहे हैं, कुछ होना जा रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जो है ना, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदारा कोई हमारी भी सोचे, कोई अवाम की भी सोचे और आसानियाँ पैदा करें। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है तो एक मज़लूम और एक जो इस टाइम क्रश हो रहे हैं, जो लॉसेस में शोरूम जा रहे हैं, आपकी गलत हिकमत अमली पे, उन पे गौर व फिक्र करें और हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करें ताकि हम सर्वाइव होने जोगे रहें। अगर हमें आप ज़रूरत से ज़्यादा क्रश करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है शोरूम बंद हो जाएंगे, हम घरों में बैठ के सब्जियां बेचेंगे और कुछ नहीं बेच सकते। चोर डाके डालेंगे या कुछ करेंगे, हर बात है। यासर अकरम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये बजट वैसे 4 माह का होगा, अगर हुकूमत जाती, निगरान हुकूमत आती है, फिर बजट आज मिनी बजट आएगा, लगता तो बाजार ऐसे ही है जैसे वज़ीर ख़जाना साहब की जो कल की स्पीच है, ज़राअत पे भी टैक्स लगेगा, दूसरी वो सनतों पे भी टैक्स लगेगा, एक तूफ़ान फिर महंगाई का आएगा। ऐसे हालात में पहले जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए आम आदमी परेशान है, जो हुकूमत हमारी PDM की आई थी उसका नारा भी यही था, महंगाई के ख़िलाफ़ का एक नारा था, महंगाई खात्मे का नारा था। वो जाते जाते 8 अगस्त को जाती है, 14 अगस्त को जाती है, जाते जाते एक बम और गिरा के जाएगी या कोई बेहतरी की तरफ लेके जाएगी? देखिए यूपी साहब, अभी तो हम बिफोर टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी सिचुएशन बन रही है उसमें बहैसियत कौम हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और साहब अवाम तो नहीं है, गरीब बंदे को तो बेचारे को पता नहीं है। सर, गरीब बंदे की बात नहीं यहाँ हो रही है, तो उसमें जितना भी वाली है, जितनी लग जाती है। सॉरी, मैं आपको जो मेरी बात हो रही है वो ये है कि अगर बजट में अमेंडमेंट आ रही है तो ये IMF की रिक्वायरमेंट्स के साथ आ रही है। अब IMF के पास हम क्यों जा रहे हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है? बजट तो पेश कर दिया गया था, IMF तो जब तक माना नहीं था। सर दोबारा फिर 215 अरब भी तो लगाया ना, IMF क्यों नहीं माना था? IMF ऑब्जेक्शन लगा दिए थे कि ये भी और चेंजें करें। अभी जो है वो दोबारा सेटिंग हो चुकी है, डॉलर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ डॉलर जो डेड लैग है उसमें हमारा बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है, उसने डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया था। जी, उसने डॉलर रिजर्व करना शुरू कर दिया था। आप बैंकरों की लॉकर्स को खोले ना जाके, अकाउंट में पैसे नहीं है, लॉकर के अंदर लाखों डॉलर पड़ा हुआ है लोगों का। तो ये बड़ा मसले मसाइल हैं। अब ये है कि इस बजट में अमेंडमेंट आ सकती है, ज़रूर आएगी, क्योंकि अमेंडमेंट के बगैर हम चलते नहीं हैं। पर ये कि अभी जो बजट आया है ये सिर्फ ग्रांट रिसीव करने के लिए लिया गया था, उनमें बजट में डिस्टर्बेंस की गई थी, लेकिन इससे इंडस्ट्री डिस्टर्ब है। जैसे सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये रो रहे हैं और ये सही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है। आपको पता है एक शोरूम जो है ना वो 10 गाड़ियाँ तो खड़ा कर रहा होता है, लेकिन वो 10 बंदे भी पाल रहा है। सही कह रहे हैं,
बिल्कुल ऐसी और वही गाड़ियाँ जो लोग ख़रीद रहे होते हैं वो जो लोग सेल परचेज वो अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे होते हैं। मेरे जैसे जो किस्तों पे गाड़ियाँ लेते हैं, जो दूसरी चीज़ें अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने की कोशिश करें, सफ़ेद कुछ लोग हैं, ये उनका पर्दा भी होता है। अब मुझे बताएं कि होंडा सिविक जो है वो 80 से 90 लाख रुपए की पहुंच चुकी है। आर यू इमेजिन, ये 4 व्हीलर 1800 सीसी गाड़ी है 80-90 लाख रुपए की। ये फार्चूनर जब लॉन्च हुआ था ये 56 लाख रुपए का था 2014 के अंदर, आज ये 2 करोड़ 50 लाख रुपए का हुआ है। तो आप समझें कि 6-7 सालों में अगर ये प्राइस नहीं इंक्रीज़ हुई, हमारी वैल्यू, हमारी लाइफस्टाइल डिक्रीज़ हुआ है, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, हम उसको मीट नहीं करें, हमारा सोमालिया वाला हाल होने वाला है। वहाँ आप अगर वीडियोस देखें तो गाड़ियाँ जो होती हैं वो पुरानी गाड़ियाँ टूटी हुई चला रहे हैं, वो भी अमीर आदमी होता है उसका। तो हमारे साथ तो वो सलूक किया जा रहा है। दूसरा ये है कि हम टैक्स पेयर हैं, शोरूम वाले भी टैक्स पेयर हैं। अब क्या है, ये बात बिल्कुल इनकी ठीक है, इनको कमर्शियल कर दे। जैसे एक इंडस्ट्री है, अपने नाम पे गाड़ी मंगवाए, मैन्युफैक्चरर के साथ भी यही कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे इंडस्ट्री है, धागा नहीं मंगवाते लोग, ये पार्ट्स नहीं मंगवाते, ये शालीमार के अपने नामों पे कंटेनर मंगवा रहे हैं, तो डीलर एसोसिएशन क्यों नहीं मंगवा सकती? ये मैं ऐसे एग्री करता हूँ। और अगर ये कर देते हैं तो इनका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन। अब होता ये है कि हम गाड़ियों के इनको बंडलिंग किया जाए, कमर्शियल कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्साइज के साथ इनका कोलैबोरेशन कर दिया जाए। तो इनकी जो अभी जो इन्होंने ऑपरेशन किया है चांद रात से पहले और ईद के दिनों में, और ये जून के एंड पे 30 जून के जो है वो नाके लगा लिए लाहौर के ऊपर एक्साइज वालों ने, और जिसका टोकन शार्ट सबका लिया था। तो जब गाड़ी की डील ही नहीं होगी, उसके टोकन्स क्लियर नहीं होंगे, बात बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। जब बयाने के बाद गाड़ी की वेरिफिकेशन हो, डील हो, पेमेंट हो जाए, सिंपल सी बात है। तो जब वेरिफिकेशन होगी तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। ब्लैक गाड़ी है, चेसी नंबर गाड़ी है, टेम्पर्ड गाड़ी है, नॉन कस्टम गाड़ी है, इंपोर्ट गाड़ी है, सारे मसले हल हो सकते हैं। वो हमारी बात बिल्कुल ठीक है। हम आपके प्रोग्राम से हम अपनी आवाज़ तो पहचान रहे हैं, हम विसल ब्लोइंग ही कर सकते हैं। पीएस की मेरी अभी बात तारक साहब से हो रही थी, इसमें वो 1000 स्क्वायर फुट का शर्त ख़त्म कर देगी है। और ये सबसे बेहतरीन अमल था FBR के पास, हुकूमत के पास, अपने टैक्स बेस को बढ़ाने का, फाइलर को बढ़ाने का। अभी जो तब्दीली की गई है और जो टैक्स टारगेट जिस तरह FBR खुद ने कहा था, इससे वो बेहतर रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे और लोगों को इस तरफ रगब कर सकते थे। अब क्या होगा सर? देखें, पॉइंट ऑफ सेल की जो बात हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल ये बहुत अच्छा इकदाम है और होगा भी, और इन फ्यूचर भी ये चलेगा। ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये जो मॉडल है वो अडॉप्ट किया हुआ। हम ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर जब मॉडल तो हमारा भी वो टॉप है। ऑस्ट्रेलिया पे जो टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का तरक्की याफ्ता मामला का, हमारा वो सर हम उसी टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं, हम उसको समझ रहे हैं। मगर इसमें चेंजिंग क्यों की गई? बेसिकली इसमें काफ़ी लूप होल होते हैं, डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ 1000 की जो रिक्वायरमेंट ख़त्म की गई है, इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को बेनिफिट भी होता है, किसी लोगों को बेनिफिट नहीं भी होता। अब शालम मार्केट के अंदर 1000 फुट की कोई एक भी दुकान नहीं है और सबसे बड़ा रिटेलर है वो, उसको कैसे नेटवर्क? छोटी सी दुकान है लेकिन 4 किनाल के पीछे उसका गोदाम बड़ा हुआ। आप बात समझ रहे बात को। दूसरी बात ये है कि पॉइंट ऑफ सेल पे मैंने आप ही के प्रोग्राम में 1-2 प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी कि इसको 10,000 से ऊपर कैश सेल ही बंद कर देनी चाहिए। मसला ये है कि नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम डेवलप होगा। अभी ये डेवलपमेंट जो अभी चेंजिंग आई है वो वक्त की रिक्वायरमेंट थी। मैं तो यही कहूँगा, तारिक साहब ने जो भी अपने कमेंट दिए उनकी अपनी राय है। तो हमने पॉइंट ऑफ सेल पे बहुत ज़्यादा काम किया है। Tier 1 रिटेलर्स हैं, STGO जो हमारे सेल टैक्स जनरल ऑर्डर इशू होते हैं, उसमें वगैरह कैटेगोरिकली बिजनेस सेलेक्ट किए जाते हैं। तो रिटेलर को अब अकबरी स्टोर है। अच्छा, इसका नुकसान फिर आवाम को ही हुआ है। क्या होता है स्टोर पे हम यही बात कहना चाह रहा हूँ। हम अकबरी स्टोर पे जाते हैं, मैं शॉपिंग करता हूँ, मेरा 50,000 रुपये घर का राशन है, 5,000 रुपये मैंने टैक्स दे दिया है। तो ये अब वही दूसरी दुकान पे ले जाएंगे, वो जो नीचे बाजार के अंदर बड़ा करने वाला बैठा हुआ है वहाँ नहीं होगा। इस पर होमवर्क करना चाहिए FBR को, डिस्क्रिमिनेशन आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके। अब यूटिलिटी स्टोर्स भी उन्होंने क्या किया, आम आटा लेने जाती है सब्सिडाइज वाला, वो 1000 रुपये और बाकी पैसों का साबुन दे देते हैं उनको। तो ये भी एक चीज़ है। वहाँ पॉइंट ऑफ सेल क्यों नहीं इंस्टॉल किया जा रहा? क्योंकि वहाँ भी तो कमर्शियल वही हाउस होल्ड इफेक्ट हम कहते हैं, हाउस होल्ड यूज़ की, जिसमें साबुन आता है, टूथपेस्ट आती है, शैम्पू आता है, हमारा शेविंग क्रीम्स आती हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स आती है, इस पर टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी। तो ये सेल टैक्स को मैनेज करने के लिए
अब सेल टैक्स कलेक्शन तो हुई, लेकिन अभी जो हमारे जो चेयरमैन FPR है उन्होंने जो अपनी प्रपोजल दी थी और बोर्ड ने जो अमेंडमेंट्स की हैं, इसका बेसिक मकसद ही ये है कि मज़ीद टैक्स कलेक्ट किया जाए, लेकिन इससे डिफरेंट सेक्टर्स भी इफेक्ट हुए हैं, डिफरेंट लोग भी इफेक्ट हुए हैं। और दूसरा बात ये है कि ये डेवलप सिटीज़ के अंदर, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के अंदर तो POS को लॉन्च कर रहे हैं। सब टाइम कम है। आखिरी सवाल छोटा सा, जैसे हालात में आज हमारी शोएब साहब से बात हुई, पिछले प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर पे भी की थी, जो उस पर बम गिराए गए हैं, आपको लगता है टैक्स टारगेट FBR पूरे कर पाएगा? सर 9 सालों में अभी टैक्स टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो जब बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर किस तरह पिछले होगा? साल खान साहब की हुकूमत गई है, तो खान साहब की हुकूमत में 6400 का टारगेट था। 5,829 अरब का, फिर इनको बढ़ा के 6,150 अरब का जो किया था। पिछले जब जिस जून से पहले अप्रैल वो में कोविड में था, कोविड में वो 6000, तो तब जाके तब थोड़ी सी कलेक्शन हुई थी। जी जी। अभी तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, और ये बड़ी पेनफुल बात है कि आपका अभी 7200 का टारगेट है, आपके टोटल जो बजट है वो 1400 प्लस का है, तो बाकी 700 कहाँ से लेना, वो फिर लोन लेंगे। ये ज़ाहिर बात तो ये है, लोन मजबूरी के है। जरिए अच्छा टारगेट फिर मुश्किल होंगे। यासर अकरम साहब आपको बहुत शुक्रिया, शोएब खान साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।